नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित होते हैं, उस पर ढेर सारी बातें करते हैं, लेकिन वो ढेर सारी बातें वैसी बातें होती हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेरी क्लास में जैसा कि आप जानते हैं हम बकवास करते नहीं, एक एक मिनट जो मेरा सेशन है वो एक एक मिनट एक एक सेकेंड उस पूरे सेशन का आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कहीं ना कहीं आपकी सफलता की सीढ़ियों के पायदान को आपको ऊपर की तरफ आगे बढ़ाता है, आपके पायदान पे आप ऊपर की तरफ जो है चढ़ते हैं। ठीक है ना, तो यह बहुत ही सहयोगी होने वाली है परीक्षा हॉल में। जब आप परीक्षा में बैठेंगे, आपके सामने पेपर आएगा, तो मेरे द्वारा कराए गए इस सेशन को बड़े ही ध्यान से देखिए। निश्चित रूप से इस टॉपिक से अगर कहीं सवाल बनते हैं तो वो इस सेशन से बाहर नहीं होंगे। तो आज का वो महत्वपूर्ण टॉपिक है बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने पीछे की क्लास में बहुत सारी चर्चाएं की हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के। हम गुलाम भारत में जी रहे हैं, मतलब हम राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की बात कर रहे हैं। तो इस जब भारत गुलाम था तो इस दौरान जितनी भी गतिविधियां हुई, जितने भी भारतीय नेताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए गए, गांधीवादी आंदोलन किए गए, उन सब की परिणति जो है भारत छोड़ो आंदोलन में उसका चरमोत्कर्ष था। भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही निर्णायक साबित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किए जाने वाले सभी आंदोलनों की दृष्टि से अगर हम देखें तो। और भारत छोड़ो आंदोलन इतना बड़ा निर्णायक रोल अदा किया था, जिसके संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा भी था कि यह भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 100 वर्ष में जितनी उपलब्धि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय नेताओं के द्वारा जिस तरीके से आंदोलन चलाए जाते थे, अन्य आंदोलन जो चलाए जा रहे थे, तो जो उपलब्धि प्राप्त होती उन 100 वर्षों की उपलब्धि एकमात्र अकेले भारत छोड़ो आंदोलन ने प्राप्त किया था दोस्तों। ठीक है ना, तो हमने पिछली कक्षाओं में भी इस बात पर चर्चा की है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था भारत में, तो भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? एक 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में परिणत हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन जब स्वतः स्फूर्त हो गया तो अंग्रेजों के द्वारा दमन चक्र भी बड़ा जबरदस्त तरीके से चला गया था। ठीक है ना, और पूरे भारत वर्ष के एक एक गांव के बच्चा बच्चा जो है इस आंदोलन से जुड़ गया था दोस्तों। सब ने इसमें अपनी भूमिका निभाई थी, सब ने भागीदारी जो है इसमें निभाई थी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हो गया दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन को दमन करके जो है खत्म किया गया। लेकिन अब अंग्रेज यह मान चुके थे कि अब भारत में अधिक समय तक टिकना मुमकिन नहीं है। ठीक है ना, और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था और यह 1945 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो परिस्थितियां थी, जो ब्रिटेन की परिस्थितियां थी, जो जापान शामिल हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में, उसके बाद जो ब्रिटेन की स्थिति हो गई, और खास करके भारतीय संदर्भ में कि जापान जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, तो इसने अंग्रेजों को सोचने पे मजबूर किया। अब अंग्रेज ये समझ चुके थे कि अब और अधिक दिन तक हम भारत में नहीं रह सकते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है दोस्तों धीरे धीरे अब अंग्रेज ये सोचना प्रारंभ कर चुके थे कि आखिर वो उचित रास्ता कौन सा हो सकता है जिसके द्वारा हम सही तरीके से अपनी प्रतिष्ठा बचा के जो है वापस ब्रिटेन चले जाएं। ठीक है ना, वो तरीका रास्ते तलाशने लगे थे किस प्रकार से भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया जाए। ठीक है ना, तो इसी क्रम में हमने 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करी थी, उसके बाद हमने 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करी थी, फिर अगस्त प्रस्ताव की बात हमने की, फिर क्रिप्स मिशन की बात हमने की। ठीक है ना, तो फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 42 में। ठीक है, इसके बाद वायसराय बन के आए कौन? लॉर्ड बेवेल। यह नाम जो आप देख रहे हैं यह तत्कालीन वायसराय का नाम था, लॉर्ड बेवेल।
तो इन्होंने एक योजना प्रस्तुत की, ठीक है, भारतीय नेताओं के साथ एक योजना प्रस्तुत की। यह भी उसी का पार्ट था कि भाई युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण किस तरीके से करेंगे उस पर विचार होना था, ठीक है ना। तो इसी के रिगार्डिंग जो है बेबेल योजना में सारी बातें की गई हैं। इसके एक एक प्रावधानों पे भी हम चर्चा करने वाले हैं, जितने भी इसके प्रमुख बिंदु थे उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो बेबेल जी ने, वायसराय लॉर्ड बेबेल ने जो है दोस्तों, बेबेल योजना नाम से जो है एक प्रस्ताव लाया, ठीक है। जब वो इंग्लैंड से आया था तो उसने कहा था कि हम अपने थैले में बहुत सारी चीजों को लेकर के आए हैं, बहुत सारी बातें हमारे थैले में हैं, हम अभी पिटारा खोलने वाले हैं, ठीक है ना। और बेबेल योजना पेश होने के बाद शिमला सम्मेलन होता है, ठीक है ना। तो एक एक चीजों को हम क्रमिक रूप से जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जब भारत में राजनीतिक गतिरोध बहुत तीव्र व्याप्त हो चुका था, ठीक है ना, भारत स्वतंत्र होना चाहता था। अब भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, अब भारत को पूर्ण आज़ादी चाहिए थी, ठीक है ना। तो लॉर्ड बेबेल स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ते हुए एक अंतरिम व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए उसी से संबंधित एक कार्य योजना प्रस्तुत की थी, जिसे हम बेबेल योजना के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब इसके एक एक बारीक बातों पे हम एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके बेबेल योजना, जो बेबेल साहब आए थे तो उन्होंने ये कार्य योजना प्रस्तुत की थी, तो इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि उनको इस प्रकार की योजना का प्रस्ताव जो है वो लाना पड़ा था। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है भारतीय उग्र हो चुके थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, भारतीय उग्र हो चुके थे, ठीक है ना। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मैंने अभी कहा है कि यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो गया था। मतलब क्या कि इसकी कोई एक निश्चित कार्य योजना नहीं थी। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे, प्रथम पीढ़ी के नेता थे, सबको ऑपरेशन जीरो आवर चला करके जो है क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा क्या किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और नजरबंद कर दिया गया था, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितनी भी हिंसा हुई उन सब की जिम्मेदारी जो है महात्मा गांधी के ऊपर डाल दी, नेहरू जी के ऊपर डाल दी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर डाल दी, ठीक है ना। उसने कहा कि भाई इन्हीं लोगों के वजह से इतनी हिंसा हुई है, और अगर हिंसा नहीं होती, अगर अराजकता नहीं फैलती तो हमें दमन चक्र नहीं चलाना पड़ता, ठीक है ना। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए सभी हिंसा को जो है, जितनी भी गतिविधियां हुई थी भारतीय नेताओं के द्वारा, भारतीय आम जनमानस के द्वारा, उन सभी हिंसाओं की जिम्मेदारी जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी के ऊपर डाल दी दोस्तों। इसके बाद लॉर्ड बेबेल का भारत में अक्टूबर 1943 ईस्वी में आगमन होता है। कब होता है, अक्टूबर 1943 में लॉर्ड बेबेल वायसराय बन के भारत आते हैं, ठीक है। जब ये भारत आए तो इन्होंने क्या कहा कि मैं अपने पिटारे में बहुत सारी चीजें लेकर के भारत आया हूं, और वो पिटारा जो है उसमें इतनी सारी चीजें हैं जो भारतीयों का कल्याण करेगी, भारत को आजाद कराएगी, ठीक है ना। इसलिए हम आए हैं, हम आप लोगों से, भारतीय नेताओं से एक एक करके सबसे चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उनका यह दावा जो था यह ढाक का 3 पात ही साबित हुआ दोस्तों, ठीक है ना। अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो बेबेल के उस पिटारे से क्या निकला, सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी की रिहाई, ठीक है। महात्मा गांधी को जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार करके जो है आगा खां पैलेस में रखा गया था, सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी के खराब स्वास्थ्य होने के कारण उनकी तबीयत जेल में बिगड़ गई थी। तो सिर्फ और सिर्फ इस डर से कि महात्मा गांधी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, उनकी मृत्यु ना हो जाए, इस डर से जो है उनको रिहा कर दिया। कब, 6 मई 1944 को दोस्तों, 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। तो अगर हम देखें, अभी इसके सारे बिंदु पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे तो आप और भी चीजें स्पष्ट होंगी दोस्तों।
बेबल के पिटारे से सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी की रिहाई ही निकली थी। महात्मा गांधी को सिर्फ और सिर्फ जेल से निकाला गया, ठीक है ना। बस बिना मतलब के माहौल बनाया जा रहा था, ठीक है ना। इसी बीच क्या हुआ था कि CR फॉर्मूला, हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है कि सी राजगोपालाचारी ने जो है एक फॉर्मूला पेश किया था जिसका उद्देश्य था कि जो संवैधानिक गतिरोध है जो भारत में हिंदू और मुस्लिम हो रहा है, ठीक है ना। मुस्लिम की प्रतिनिधि कौन? मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व में, और चूंकि कांग्रेस पार्टी तो सबकी प्रतिनिधि थी, न कि हिंदू की न कि मुस्लिम की, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन को नियंत्रित करने वाली, संचालित करने वाली सबसे बड़ी जो है ऑथेंटिक संगठन थी दोस्तों, ठीक है ना। तो राजगोपालाचारी जी ने जो है भारत में व्याप्त संवैधानिक गतिरोध को हल करने के लिए मार्च 1944 में जो है अपना फॉर्मूला पेश किया, जिसे हम CR फॉर्मूला के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की हठ धर्मिता के वजह से जो है यह प्रस्ताव विफल हो गया, इसका कोई फाइनल निष्कर्ष निकल नहीं पाया, यह CR फॉर्मूला भी असफल हो गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लॉर्ड बेबल को लंदन बुलाया गया। अब बेबल साहब चले गए फिर लंदन में उन 2 महीने वो रुके लंदन में। मार्च से मई के दौरान वर्ष 1945 में लंदन गए बेबल साहब, लॉर्ड बेबल साहब, और वहां पे जो भारत सचिव, तत्कालीन भारत सचिव कौन थे? 1945 ईस्वी में भारत सचिव थे LS अमेरी। कौन थे? LS अमेरी जो थे ये भारत सचिव थे तत्कालीन समय में, ठीक है। तो भारत सचिव के साथ और ब्रिटिश प्रधानमंत्री तत्कालीन समय में कौन थे? विंस्टन चर्चिल। यहां से भी परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए गलत नहीं करना है। पूछ लेगा कि उस समय बेबल योजना के समय में प्रधानमंत्री कौन था इंग्लैंड का? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। भारत सचिव कौन था? तो LS अमेरी था, जिसे ध्यान रखेंगे। ऐसे कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम बड़ी चीजों को ध्यान में रखते हैं लेकिन छोटी चीजों को अक्सर मिस कर जाते हैं और सवाल वहीं से आ जाते हैं, तो हम गलती कर बैठते हैं, हमें कन्फ्यूजन होने लगता है कि A आंसर सही होगा कि B आंसर सही होगा। तो इस कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, इसलिए एक एक छोटी छोटी चीजों पे जो है बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है और परीक्षा में सवाल गलत नहीं करना है, ठीक है। तो बेबल साहब जो है वो भारत सचिव LS अमेरी और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से वार्ता करने के लिए जो है लंदन गए। 2 महीने वो लंदन में बिताए, ठीक है। और 2 महीने लंदन में बिताने के बाद उन्होंने एक आधिकारिक खाका तैयार किया, ठीक है ना। अपनी इस बेबल योजना का जो है एक आधिकारिक खाका तैयार किया और इसे 14 जून 1945 ईस्वी को जो है ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से उन्होंने एक साथ प्रसारित किया। कहाँ से प्रसारित किया? यह भी सवाल पूछा जा सकता है। ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा जो है एक साथ प्रसारण करके जितने भी भारतीय नेता थे उन भारतीय नेताओं के समक्ष, भारतीय आम जनमानस के समक्ष अपने बेबल योजना का जो है जो भी उसके बिंदु थे उसको पेश किया, रखा। कब? 14 जून 1945 ईस्वी को। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यही योजना जो है जो बेबल जी ने, वायसराय लॉर्ड बेबल ने 14 जून 1945 ईस्वी को पेश किया था, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से घोषित किया था, प्रसारित किया था, इसे ही हम बेबल योजना के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे। कई बार बेबल योजना से परीक्षा में सवाल दोस्तों पूछ लिए जाते हैं, लेकिन बेबल योजना पे अगर आप कहीं जाएंगे ना, कहीं पढ़ भी रहे होंगे तो इतनी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए गलत नहीं करना है, पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से समझना है कि बेबल योजना और शिमला सम्मेलन से अगर कहीं कोई सवाल आता है तो वो गलत ना हो, ठीक है दोस्तों। बूंद बूंद से क्या होता है? घड़ा भरता है। तो अपने को एक एक बूंद को सहेज के रखना है, संभाल के रखना है अपने इस ब्रह्मांड में। ये जो मस्तिष्क रूपी ब्रह्मांड ईश्वर ने हमको, आपको, हम सबको ही प्रदान किया है, उसमें इस एक एक बूंद को जो है सहेज के रखना है, संभाल के रखना है। और यही परीक्षा हॉल में जो है निकल करके पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे तो बाहर आएंगे और आपकी मदद करेंगे दोस्तों। इस बेबल योजना के अगर हम कारणों और उद्देश्यों की बात करें
तो तत्कालीन समय में जो जनाक्रोश व्याप्त हो गया था भारत में, जैसा कि मैंने कहा भारत छोड़ो आंदोलन के बाद लोग बहुत उग्र हो गए थे, जनाक्रोश अपने चरम पे पहुंच गई थी, ठीक है ना, अपने चरम पे पहुंच गई थी जो भारतीय आम लोगों के अंदर जो आक्रोश था वो। तो इसको कम करना, इसको नियंत्रित करना इस बेबिल योजना का एक प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है, कि भारतीयों को लगे, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भारतीयों को लगे कि अब जो है ब्रिटिश सरकार भारत को आज़ादी देने के लिए सोचना शुरू कर चुकी है और धीरे धीरे आज़ाद कर देगी। ये अलग बात है कि उनकी मंशा अभी भी स्पष्ट नहीं थी, अंग्रेजों की मंशा अब तक भी स्पष्ट नहीं थी, वो चीज़ों को उलझा के बस रखना चाहते थे, लेकिन दिखावटीपन में तो बहुत आगे थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने बेबल योजना लाया, ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित करवाया 14 जून को, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में, कि सब नेता उसको समझे, आम जनता उसको समझे और लगे कि अब अंग्रेज सच में देश को आज़ाद करने वाले हैं। तो पहला उद्देश्य की हमने अगर बात की तो क्या कि जो जनाक्रोश था इसको नियंत्रित करना, इसको कम करना। इसके साथ ही जापान चूंकि भारत की तरफ बढ़ रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के बाद, तो इंग्लैंड को जापान के विरुद्ध जो है भारत का सहयोग चाहिए था, भारतीय संसाधन चाहिए थी, भारतीय लोग चाहिए थे जिसको वो सेना में भर्ती करता और इंग्लैंड के नाम पे जो है मोर्चे पे लड़ता, ठीक है ना। तो यह भी एक प्रमुख कारण था जापान का जो है द्वितीय विश्व युद्ध में बड़ा रोल में आ जाना। इसके साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव था उसको भी दिखाना कि हम भारत के लिए कुछ सोच रहे हैं, इस बेबेल योजना का उद्देश्य था। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और सोवियत संघ के द्वारा ब्रिटेन पर लगातार यह दबाव बनाया जाने लगा था कि भाई युद्ध के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए जो है भारत की समस्या का निदान करो और भारत को आज़ाद कर दो। इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी जो है ब्रिटिश शासकों के ऊपर जो है अंग्रेजों के ऊपर पड़ रहा था दोस्तों, ठीक है। उसके साथ एक और जो महत्वपूर्ण कारण था कि जुलाई 1945 ईस्वी में वहाँ पे ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाले थे, चुनाव होने वाला था, ठीक है। और जब चुनाव होने वाला होता है तो हम भारतीयों से बेहतर इसको कौन समझ सकता है कि सरकार किस किस प्रकार के हथकंडे अपनाती है। अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाना है तो चुनाव तक हम इंतजार करेंगे, अगर कहीं कोई मामला अगर चल रहा है तो उसको चाहे जैसे हो नियंत्रित करके रखेंगे कि शांतिपूर्वक पहले चुनाव हो जाए। चुनाव क्योंकि अगर चुनाव से पहले बवंडर हो जाएगा तो हो सकता है कि जो लोगों का मत है वो प्रभावित हो जाए, बदल जाए, ठीक है। तो यही सिचुएशन तत्कालीन इंग्लैंड में, ब्रिटेन में भी पैदा हुई थी कि वहाँ पे जुलाई 1945 ईस्वी में आम चुनाव होने थे और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है ना, ये किस दल से संबंधित है, ये कंजर्वेटिव पार्टी से, उमदार दल से संबंधित थे। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। ये विंस्टन चर्चिल जो थे ये उमदार दल से संबंधित थे, कंजर्वेटिव पार्टी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो यह सरकार जो थी यह दिखाना चाहती थी कि वो वास्तव में भारतीयों की जो समस्या है, जो भारत में जो गतिरोध है सत्ता के हस्तांतरण में, उसको धीरे धीरे दूर करना चाहती है। यह दिखाना एक दिखावटीपन ही यह भी था, वास्तविक मंतव्य ये नहीं था, लेकिन यह दिखाना चाहता था ब्रिटेन दुनिया को, ठीक है ना, ब्रिटिश मतदाताओं को। वहाँ भी तो भारतीय हित की बात करने वाले लोग थे, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में भी तो भारतीय हित की बात करने वाले लोग थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सपोर्ट करने वाले लोग थे। तो उनके बीच में एक अच्छी छवि विंस्टन चर्चिल की जाए, इसलिए भी बेबेल योजना को इस समय प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों इस चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करिए तब मजा आएगा, ठीक है ना। तब टॉपिक, जब टॉपिक को आप कनेक्ट करके आगे बढ़ते हैं ना तो उसको समझने में क्या होता है, रुचि पैदा होता है टॉपिक के प्रति, तब मजा आता है, ठीक है। अब हम बात करिए, हमने कारण उद्देश्य की बात कर ली, अब हम एक बार जो बेबेल योजना के जो मुख्य प्रस्ताव थे, जो कुछ शर्तें थी, जो प्रमुख बिंदु थे, एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इस योजना में, हालांकि इससे पहले क्रिप्स मिशन भी आया था, तो अधिकांश प्रस्ताव जो थे वो लगभग क्रिप्स मिशन के ही तरह थे। यहाँ भी जो है डोमिनियन स्टेटस अधिराज्य की ही बात हो रही थी,
यहाँ भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं हो रही थी, ठीक है ना। तो क्रिप्स मिशन में जो प्रावधान थे, जो शर्तें थी, कमोबेश उससे बेबेल योजना के प्रावधान भी मिलते थे, ठीक है। इसमें भी, बेबेल योजना में भी भारतीयों के लिए स्वशासन की मांग को स्वीकार करने की बात कही गई थी, ठीक है ना। भारतीयों के लिए स्वशासन की मांग को स्वीकार करने की बात की गई थी, जबकि हमने कई बार पीछे चर्चा किया है कि हम तो 1929 ईस्वी में ही डोमिनियन स्टेटस से जो है बाहर निकल चुके थे, आगे बढ़ चुके थे दोस्तों। डोमिनियन स्टेटस से कि हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, इस बात से तो हम 1928 के नेहरू रिपोर्ट के बाद ही आगे बढ़ चुके थे। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रावी नदी के तट पर आयोजित हुए लाहौर अधिवेशन में जो है हमने संकल्प पारित किया था कि अब पूर्ण स्वराज ही चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए, उससे नीचे कुछ भी नहीं। लेकिन ये अंग्रेज देख लीजिए, ये अभी भी कह रहा है कि भारतीयों की स्वशासन की मांग को हम स्वीकार करेंगे, ठीक है, युद्ध खत्म होने के बाद, ठीक है। तो यह बिंदु जो है बेबेल योजना में शामिल किया गया था। इसके साथ ही जो कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन की बात थी, तो उसके बारे में कहा गया कि वायसराय और मुख्य सेनापति कमांडर इन चीफ को छोड़कर जो है कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। और इसके साथ जो एक महत्वपूर्ण बात था वह क्या, कि देश के गृह, वित्त और विदेश जैसे मामले जो थे, इसको पहली बार भारतीयों के हाथ में देने का, भारतीयों को सौंपे जाने का जो है प्रावधान इसमें किया गया था। तो यह अंतर जो है पीछे के जितने भी प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किए गए थे उससे अलग है, मतलब एक कदम आगे बढ़ा हुआ यह प्रस्ताव था, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, यही अंतर परिलक्षित होता है जब आप चीज़ों को सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। तो इसलिए ही हम, जैसे अभी हम राष्ट्रीय आंदोलन की कक्षाओं को लेकर के प्रतिदिन उपस्थित होते हैं आपके समक्ष, तो मेरा ये उद्देश्य है कि हम टॉपिक को एक एक करके जो है क्रमिक रूप से लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हों, ताकि एक बेहतर खाका, एक बेहतर साचा आपके दिमाग में जो है वो निर्मित हो जाए, ताकि चीज़ों को आपको समझने में कठिनाई ना हो और तारतम्यता बनी रहे, टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हों कि यह कारण क्रिप्स मिशन के ये प्रस्ताव थे और बेबेल योजना के ये प्रस्ताव थे, दोनों में अंतर क्या था, हम कितने आगे बढ़े थे या वहीं पे स्थिर रुके हुए थे, या हम और एक कदम पीछे की तरफ ही आ गए थे, या हम एक कदम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसी सीक्वेंस को समझना जरूरी हो जाता है। तो पीछे के सारे प्रस्तावों से इस बार बेबेल योजना में एक नई बात जो दिखी वो क्या, कि भारतीयों को गृह, वित्त और विदेश जैसे महत्वपूर्ण विभाग जो है सौंपे जाने का प्रस्ताव इसके अंदर किया गया था। गृह, वित्त और विदेश मामले अब तक जो है इसको कहा जाता रहा था हर योजना में कि ये वायसराय के हाथ में ही रहेगी, इसको हम भारतीयों को नहीं सौंप सकते। अभी पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीयों को इन महत्वपूर्ण विभागों को, गृह, वित्त और विदेश जैसे महत्वपूर्ण विभागों को भारतीयों के हाथ में सौंपे जाने की बात की गई दोस्तों, ठीक है। एक जो मेजर चीज अंग्रेजों ने यहाँ पे बदमाशी किया वो क्या किया, कि अब तक वो क्या था कि बांटो और राज करो। अब तक क्या था उसका पॉलिसी, कि बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो, यही पॉलिसी उनकी होती थी, ठीक है। कि हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि यही, इन्हीं दोनों की आबादी सर्वाधिक भारत के अंदर थी, तो वो क्या हमेशा करते थे शुरू से ही। 1909 ईस्वी के हमने मार्ले मिंटो सुधार में भी इस बात की चर्चा की है कि 1909 ईस्वी में क्या हुआ था। सबसे पहले पृथक निर्वाचन की, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की जो है बात की गई थी, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी दोस्तों, ठीक है। और इसी पॉलिसी पे वो आगे बढ़ रहे थे। और अब हम पहुंच चुके हैं, 1909 की बात हमने अभी करी है, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ, 1945 ईस्वी में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो पहले क्या किया कि जो हिंदू मुस्लिम एक थे भारत में, राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एक गठजोड़ के साथ जो है एक बैनर तले जो है राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित कर रहे थे। खिलाफत जैसा आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जिसको महात्मा गांधी ने कहा था कि यह हिंदू और मुस्लिम का ऐसा सुंदर गठजोड़ है, ऐसा सुंदर आपसी सहयोग है जो
पिछले 100 वर्षों में कभी नहीं देखा गया था। ठीक है, तो अंग्रेज क्या किए, बेबेल योजना तक आते आते उन्होंने अब हिंदू और मुस्लिम के समानता की बात की। पहले क्या किया कि बहुसंख्यक आबादी भारत में क्या है, हिंदू है, तो हिंदू मुस्लिम जो मिल के रहते थे तो सबसे पहले मुस्लिम को कहा कि अरे तुम हिंदू के साथ काहे मिल रहे हो जी, तुम तो अलग संप्रदाय हो, तुम्हारे लिए हम अलग व्यवस्था करेंगे। इस तरीके से उनके घावों को कुरेदा। ठीक है, घावों को कुरेदा, उनके मन में जो है वैमनस्यता, फूट का भाव जो है वो डालने का प्रयास किया। और 1945 ईस्वी में आकर के जो है बेबेल योजना के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि अब वो कह रहा है कि हिंदू और मुस्लिम समानता। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम के समानता की बात अब करने लगा है कौन, बेबेल। बेबेल योजना में इस चीज को शामिल किया गया था। ठीक है, अब यह स्वाभाविक रूप से क्या था, उचित नहीं था। इसलिए उचित नहीं था कि किसी भी बात का निर्णय जो है दोस्तों वह जनसंख्या और प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। तो हिंदू की आबादी बहुसंख्यक थी, अपेक्षाकृत मुसलमानों की आबादी कम थी, तो प्रतिनिधित्व जो है जनसंख्या के आधार पर अगर करेंगे तो क्या होगा, जिनकी जिनकी जितनी भागीदारी है उनको उतना प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन अब अंग्रेजों ने क्या कहा, नहीं, अब हिंदू और मुस्लिम चाहे उनकी आबादी कितनी भी हो, अधिक हो कम हो, से मतलब नहीं है, दोनों को समान अधिकार मिलेंगे। ठीक है, बेबेल योजना का यह एक महत्वपूर्ण बिंदु था दोस्तों, और यह बिंदु बहुत ही विवादास्पद रहा था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि सवर्ण हिंदुओं को और मुसलमानों को समान संख्या में जो है सीटें दी जाने की बात की गई थी। ठीक है, इसमें जनसंख्या के वास्तविक अनुपात को जो है नजरअंदाज कर दिया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद वायसराय के पास जो वीटो शक्ति होता था तो क्या करता था वो, कि अब मान लो कि सदन के अंदर भारतीय प्रतिनिधि हैं, भारतीय प्रतिनिधि ने कोई प्रस्ताव लाया, कोई प्रस्ताव पेश किया, तो वायसराय क्या करता था, अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करके अगर वो ब्रिटिश हित में नहीं होता था तो उसको रोक देता था। ठीक है, तो अभी भी क्या किया गया कि वायसराय के पास वीटो के अधिकार को सुरक्षित रखा गया बेबेल योजना के अंतर्गत। लेकिन बेबेल ने व्यक्तिगत रूप से यह आश्वासन दिया कि भाई वायसराय के पास वीटो की शक्ति तो है ही, वो रहेगा ही, लेकिन इस वीटो शक्ति का जो है वायसराय अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे, अकारण प्रयोग नहीं करेंगे, और इसके प्रयोग से पहले जो है मंत्रियों से जो है सलाह मशविरा किया जाएगा। ठीक है ना, तो यह बात बेबेल ने कहा था कि अकारण या किसी मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध जो है हम वीटो शक्ति का, वायसराय के वीटो शक्ति का जो है प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह योजना जो थी यह एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में जो है इसका उल्लेख किया गया है। इस योजना को यह एक परमानेंट सॉल्यूशन लेकर के नहीं आया था, यह योजना जो था एक अस्थायी योजना को लेकर के आया था कि जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं हो जाए तब तक के लिए हम इस व्यवस्था के तहत जो है, इस अस्थायी व्यवस्था के तहत हम चलेंगे। ठीक है, अब बेबल साहब ने अपनी योजना तो प्रस्तुत कर दी, उसके बाद क्या किया, अब उन्होंने एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने की बात की जिसमें सभी राजनीतिक दल के जो है सभी बड़े नेता जो हैं उनको एक मंच पे बुलाया जाए और उनसे चर्चा किया जाए। यह भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में पहली बार हो रहा था, भारत के अंदर पहली बार हो रहा था। गोलमेज सम्मेलन तो गांधी जी को बुलाया गया था इंग्लैंड, तो वो बात दूर की बात हो गई थी, वो लंदन जाकर के गांधी जी को बात करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार भारत में पहली बार अंग्रेज प्रशासन के द्वारा जो है एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने की बात की गई। लेकिन सर्वदलीय सम्मेलन में शामिल कौन होगा रे भाई, अब जितना भी बड़ा नेता था सबको तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तुमने जेल में डाल दिया, नजरबंद कर दिया, तो सर्वदलीय सम्मेलन में आखिर शामिल कौन नेता होगा, जब सब जेल में रहेगा तो कौन शामिल होगा। जितने भी कांग्रेस कार्य समिति के बड़े नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया था, नेहरू जी जेल में थे, गांधी जी जेल में थे, तो गांधी जी को तो 6 मई 1944 को रिहा किया गया था, लेकिन बाकी जो कांग्रेस के नेता थे वो अब भी जेल में थे। अब बेबल को करना था शिमला सम्मेलन,
तो शिमला सम्मेलन में भाग कौन लेगा? नेता लेगा। अब नेता कहाँ है? जेल में है। तो जेल से बुला बुला करके तो नहीं ना सबको हथकड़ी पहना करके लाएगा सम्मेलन में, सर्वदलीय सम्मेलन करने के लिए, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसलिए अब ब्रिटिश सरकार की मजबूरी हो गई कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने बड़े कांग्रेसी नेताओं को जेल में बंद किया गया था, गिरफ्तार करके रखा गया था, नजरबंद किया गया था, उनको जेल से रिहा कर दिया जाए। मतलब क्या कि उसने उपकार नहीं किया, ब्रिटिश प्रशासन ने उपकार नहीं किया इस समय भारतीय राजनीतिज्ञों को जेल से रिहा करके, बल्कि ये उसकी मजबूरी थी कि भाई शिमला सम्मेलन आयोजित करना है तो उसमें भाग लेने वाले नेता तो सब जेल में हैं, उनको पहले रिहा करेंगे तभी तो आएंगे सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो इसलिए जून 1945 में जो है सबको, जितने भी बड़े नेता थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारिणी के सदस्य जितने थे जेल में थे, उन सबको क्या किया? बेबेल ने रिहाई का आदेश दे दिया ताकि एक राजनीतिक संवाद के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जेल से भी रिहा कर दिया सभी नेताओं को। तो अब सबको कहा कि अरे ये अभी जून का महीना चल रहा है, बहुत गर्मी है भाई, तो हम दिल्ली में बैठ के बात नहीं करेंगे, बहुत पसीना चूता है। अब वर्तमान दौर में ना एयर कंडीशन घर में आप बैठ के पढ़ भी रहे हैं, हमारा सेशन भी देख रहे हैं तो एसी लगा हुआ है घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, आपके परिसर में, लाइब्रेरी के अंदर। उस समय कौन सा एसी चल रहा था? तकनीक इतनी आगे तो थी नहीं, समझ रहे। तो अब बेबल साहब ने कहा कि अरे भाई दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, तो एक काम करो, जितना भारत का नेता है, बड़ा बड़ा नेता है, सबको बुलाया शिमला। शिमला क्यों? कि शिमला के पहाड़ों की वादियों में ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में सब नेताओं का दिमाग थोड़ा शांत रहे, ठंडा रहे और एक सकारात्मक माहौल में जो है वहाँ पे चर्चा हो पाए और विभिन्न मुद्दों को लेकर के आपसी सहमति तैयार हो। इसलिए शिमला में यह आयोजन, पहाड़ की ठंडी वादियों में जो है शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों, ठीक है ना। और यह सम्मेलन 25 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945 ईस्वी के बीच में आयोजित किया गया था। कब से? 25 जून से लेकर के जो है 14 जुलाई 1945 के बीच में शिमला में पहाड़ों की ठंडी वादियों में, जहाँ पे गर्मी ना लगे, ठंडा ठंडा माहौल हो, सभी संगठन के नेताओं, जितने भी सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता थे, उन सब का भी दिमाग ठंडा रहे, ठीक है ना। तो इसलिए शिमला में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था, ठीक है। इस सम्मेलन में 25 जून 1945 को जो सम्मेलन हुआ, शिमला में शुरू हुआ, इसमें भारत के 20-22 बड़े नेता जो थे तत्कालीन समय में, उनको आमंत्रित किया लॉर्ड बेवल ने सम्मेलन में भाग लेने के लिए, ठीक है। और यह सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? शिमला में वायसराय लॉज था। अब गर्मी के मौसम में दोस्तों क्या करता था, वायसराय सब जो था, अंग्रेज अधिकारी सब, ये सब भी चला जाता था घूमने के लिए। अभी हम आप क्या करते हैं, अगर नौकरी पेशा से थोड़ा फुर्सत मिलता है, गर्मी बहुत है, तो क्या करते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं शिमला। तो वहाँ पे पहाड़ की वादियों पे घूमेंगे, बहुत गर्मी है मैदानी क्षेत्रों में, तो पहाड़ पे थोड़ा ठंडा हवा खा करके आएंगे, तो हम पर्यटन करने शिमला जाते हैं। ये लोग उस समय में भी वहीं जाके मौज करते थे, जितने अंग्रेजी अधिकारी थे, तो ये सभी शिमला जाके गर्मी का मौसम शिमला में ही बिताते थे और वहीं से चीज़ों को अक्सर रेगुलेट किया करते थे। तो वहाँ पे एक वायसराय लॉज था, ठीक है। क्या था? वायसराय लॉज, जहाँ पे वायसराय गर्मी के मौसम में जो है आकर के रहते थे, आराम करते थे। अब इस वायसराय लॉज को वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसका वायसराय लॉज का नाम यह हो गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ठीक है। तो यहीं पे शिमला सम्मेलन आयोजित हुआ था। कब से कब हुआ था? 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 के बीच में, इसे ध्यान रखेंगे। अब 14 जुलाई, भाई जुलाई का मौसम आ गया, तो क्या होगा? अब तो बारिश होगी। अब बारिश होगा तो क्या होगा? जब बारिश होगा तो एक तो ठंड भी बहुत बढ़ेगी पहाड़ों पे, दूसरी बात कि भूस्खलन का भी खतरा होता है। अब भाई पहाड़ जब खूब बारिश होगा तो क्या होता है? तो पहाड़ ढहने लगता है, भूस्खलन होने लगता है। तो इसलिए जो है
14 जुलाई तक यह सम्मेलन चला था। उसके बाद फिर सम्मेलन के बाद सब लोग आ गए अपने अपने जगह पे मैदानी क्षेत्रों में दोस्तों, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। तो विभिन्न भारतीय 21-22 नेताओं को लॉर्ड बेबल ने जो है आमंत्रित किया था, ठीक है, इस शिमला सम्मेलन के लिए, ताकि एक सभी राजनीतिक दलों के साथ बेहतर माहौल में जो है एक राजनीतिक सहमति बनाई जाए विभिन्न मुद्दों पे, ठीक है। तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यह सवाल पूछा जा सकता है कि शिमला सम्मेलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भी दोस्तों चर्चा किया है कि 1940 से लेकर 1946 ईस्वी तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और एक टर्म में सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था 1939 में, तो इसलिए जो है और भारत की राजनीतिक परिस्थितियां इस तरह की तरीके से जो है उलझ गई थी कि यही लगातार अध्यक्ष रहे थे। एक और चीज इनके बारे में जानना महत्वपूर्ण है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे दोस्तों, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। इसे ध्यान रखेंगे, सबसे युवा अध्यक्ष, ठीक है। और ये सबसे युवा अध्यक्ष कब बने थे, 1923 ईस्वी में दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था। इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दोस्तों ये किसने की थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी बने थे, इसे ध्यान रखेंगे। तो तत्कालीन समय में जो है बेबल योजना और शिमला सम्मेलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। महात्मा गांधी भी उस समय शिमला में मौजूद थे, लेकिन महात्मा गांधी प्रत्यक्ष रूप से जो है शिमला सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। परीक्षा में यह सवाल पूछे जा सकते हैं, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। कई बार इसी तरह के पॉइंट्स आपसे ऑप्शन में डाल के पूछ लिया जाता है। तो महात्मा गांधी उस समय कहाँ पे थे, महात्मा गांधी शिमला में ही थे, शिमला में उपस्थित थे, लेकिन वो सम्मेलन में प्रत्यक्ष रूप से जो है भाग नहीं लिए थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी इस समय तक अपने आप को जो है कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य के रूप में नहीं देखते थे, अपने आप को जो है खुद को वो एक परामर्शदाता के रूप में मानने लगे थे कि वो, और ऐसी सहमति भी थी, लोग भी ऐसा मानते थे कि अब चूंकि प्रथम पीढ़ी के बड़े बड़े नेता भारतीय कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी चूंकि सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से थे, तो अब वो जो है परामर्शदाता के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो क्या बात निकल के आई कि महात्मा गांधी शिमला में, तो बेबल शिमला सम्मेलन के समय जो बेबल के द्वारा आयोजित किया गया था, तो शिमला में मौजूद थे, लेकिन आधिकारिक रूप से उस सम्मेलन के पार्ट नहीं बने थे, उसमें भाग नहीं, बैठक में भाग नहीं लिया था। और कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। सम्मेलन के अगर हम प्रमुख प्रतिभागियों की बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष तो थे ही मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जो है इसमें शामिल हुए थे दोस्तों, ठीक है। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में लियाकत अली खान ने भाग लिया था, ये मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद अगर हम सिख प्रतिनिधि की बात करें तो मास्टर तारा सिंह सिख प्रतिनिधि के रूप में शिमला सम्मेलन में भाग लिए थे। और कांग्रेस के एक अन्य सदस्य भूला भाई देसाई, ये वरिष्ठ वकील भी थे, तो इन्होंने भी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में वहां पे भाग लिया था शिमला सम्मेलन में, ठीक है। तो ये प्रमुख नेता थे भारत के कांग्रेस के, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में लियाकत अली खान, सिख प्रतिनिधि के रूप में मास्टर तारा सिंह, और कांग्रेस के एक अन्य प्रतिनिधि के रूप में भोला भाई देसाई जो है इस सम्मेलन में भाग लिए थे। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सम्मेलन के उद्देश्य और इसकी विफलता के जो कारण थे वो क्या थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेबल योजना का उद्देश्य क्या था कि एक एक चीजों पे विस्तार से चर्चा करना, ठीक है। एक अंतरिम सरकार के गठन की रूपरेखा तैयार करना,
एक अंतरिम सरकार के गठन का जो है एक स्ट्रक्चर तैयार करना जो है बेवेल का उद्देश्य था। ठीक है, शिमला सम्मेलन का उद्देश्य था। हालांकि बहुत ही पहाड़ों की ठंडी वादियों में, ठंडी हवाओं के बीच में, बहुत ही कूल माहौल में, स्वस्थ वातावरण में बातचीत तो हुई, शिमला सम्मेलन तो हुआ, बैठकें तो हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे, कोई समाधान जो है वह निकल नहीं पाया था शिमला सम्मेलन में। ठीक है, किसी भी निष्कर्ष पे जो है यह नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तब कारण भी रहे होंगे कि भाई क्यों नहीं पहुंच पाया, तो एक बार उस पर भी विचार कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जिन्ना हठधर्मी व्यक्ति था, मोहम्मद अली जिन्ना एक हठधर्मी व्यक्ति था, बहुत जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति था, और उसके हठधर्मिता के वजह से भी बेबल योजना जो है वह असफल साबित हो गई। दोस्तों ठीक है, अब जिन्ना ने क्या मांग रख दी, जिन्ना ने मांग रख दी कि भाई परिषद के सभी जो सदस्य होंगे, 5 मुस्लिम सदस्य, वो केवल और केवल मुस्लिम लीग के द्वारा ही चुने जाएंगे। ये सभी 5 सदस्य जो है यह मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग के द्वारा ही चुने जाएंगे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जिन्ना इस बात के लिए सहमति भी चाहता था और इस बात को पेश भी करना चाहता था कि भारत में मुसलमानों का प्रतिनिधि संस्था जो है वह मुस्लिम लीग ही है, जबकि पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वहाँ उसका भी नेतृत्व एक मुसलमान ही कर रहे थे। ठीक है ना, लेकिन जिन्ना ये नहीं चाहता था कि किसी अन्य व्यक्ति, नेता या संगठन को जो है मुस्लिमों का प्रतिनिधि माना जाए। तो जिन्ना कहता था भाई कि मुस्लिम आबादी जो है उसकी एकमात्र प्रतिनिधि जो है वह मुस्लिम लीग है। तो इसलिए जो परिषद के 5 सदस्य चुने जाएंगे मुस्लिम सदस्य, वह मुस्लिम लीग के द्वारा ही चुनी जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि की संस्था जो है वह मुस्लिम लीग ही है। यह जिन्ना की हठधर्मिता थी। अब जब जिन्ना ने हठधर्मिता रखी दी तो भाई कांग्रेस क्यों पीछे रहता? कांग्रेस के भी तो अपने सरोकार थे। अगर कांग्रेस पीछे रह जाता तो कांग्रेस के ऊपर भी जो है वह इस बात का तोहमत लग जाता कि ये हिंदू और मुस्लिम को साथ लेकर नहीं चलता है, यह भी सिर्फ हिंदुओं का सपोर्ट करता है, सिर्फ हिंदू का ही यह संगठन है, ना कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का। जबकि कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता रहे मुसलमान, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी तो मुसलमान ही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस तो सबका प्रतिनिधित्व करती थी, ना कि हिंदू का या ना कि मुसलमान का। ठीक है ना, तो जब जिन्ना ने हठधर्मिता दिखाई और कहा कि जो परिषद के जो 5 सदस्य हैं वो मुस्लिम लीग के द्वारा ही चुने जाएंगे, तो कांग्रेस ने इस मांग का बहुत कड़ा विरोध किया। ठीक है, और कांग्रेस चूंकि खुद को एक राष्ट्रीय संस्था मानती थी, कांग्रेस खुद को एक धर्मनिरपेक्ष संस्था मानती थी, तो वो अपने जो मुस्लिम सदस्य थे कांग्रेस के, मौलाना आजाद जैसे लोग जो थे, आसफ अली जैसे लोग जो थे, तो इनको कैसे इग्नोर करती? वो इनके नामांकन को, अधिकार को छोड़ना नहीं चाहती थी कांग्रेस, इनके नामांकन के अधिकार को। ठीक है ना, और जिन्ना कहता था कि नहीं भाई, मुस्लिम प्रतिनिधि जो होगा वो मुस्लिम लीग के द्वारा ही चुना हुआ होगा, कांग्रेस के द्वारा चुना हुआ या किसी अन्य संस्था के द्वारा नहीं चुना जाएगा, सिर्फ मुस्लिम लीग के द्वारा चुना जाएगा। और कांग्रेस अगर इस बात को स्वीकार कर लेती तो एक अंग्रेजों के सामने एक नैरेटिव बन जाता कि भाई कांग्रेस ने तो स्वीकार कर लिया कि ठीक है मुस्लिम लीग ही हिंदू उसका मुसलमानों का प्रतिनिधि संस्था है, कांग्रेस सिर्फ हिंदू का प्रतिनिधि संस्था बन के रह जाता। तो यह तोहमत लग जाता कांग्रेस के ऊपर, यह ब्लेम लग जाता अंग्रेजों के नज़र में या दुनिया का नज़र में, इसलिए भी कांग्रेस ने इस मांग को जो है स्वीकार नहीं किया। अब बात कर लेते हैं जो अनुसूचित जाति दलित वर्ग के लोग थे, तो वो जो है चाहते थे कि कांग्रेस अपने कोटे से जो हमको प्रतिनिधि देने की बात कर रही है, हमको इससे पृथक जो है हमको स्थान मिले। ठीक है, हमारी भूमिका जो है वह मजबूत हो। ठीक है ना, कांग्रेस तो तैयार ही थी, कांग्रेस कह रही थी कि हम अपने कोटे से दलित लोगों के लिए, सिखों के लिए, सिख प्रतिनिधि के लिए जो है हम अपने कोटे से जो है उनको स्थान देंगे, उनको सीटें देंगे। ठीक है, लेकिन ये भी अनुसूचित जाति के जो लोग थे, इन्होंने अपने लिए जो है एक मजबूत प्रतिनिधित्व की मांग की थी। ठीक है, और इसके साथ ही जो सिख समुदाय के लोग थे
वो भी अपनी सुरक्षा के लिए एक अलग से आश्वासन चाहते थे, एक पृथक आश्वासन चाहते थे कि भाई हमारी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। ठीक है ना, ये सिख प्रतिनिधि जो थे यह भी एक पृथक आश्वासन चाहते थे। ये चाहते थे कि एक बिंदु हमारी सुरक्षा के संबंध में भी जो है इसमें शामिल किया जाए। ठीक है, जो उस समय में पंजाब की सत्तारूढ़ पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मलिक खिज्र हयात खान। ये भी मुस्लिम कोटे से एक मुस्लिम सदस्य का अधिकार चाहते थे। मुस्लिम कोटे से ये मलिक खिज्र हयात खान जो मुख्यमंत्री थे पंजाब में, यूनियनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे, पंजाब में सत्तारूढ़ दल थी यह, तो यह भी मुस्लिम कोटे से जो है एक मुस्लिम सदस्य का अधिकार चाहती थी। अब जिन्ना ने इसको खारिज कर दिया। जिन्ना ने कहा कि अरे भाई मुस्लिम लीग ही सिर्फ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, अन्य कोई मुस्लिम संगठन चाहे वो मुस्लिम व्यक्ति है वो जो है प्रतिनिधित्व नहीं करती है मुस्लिमों का। तो जिन्ना ने इस पर टांग अड़ा दिया, तो इसलिए यह भी संभव नहीं हुआ। ठीक है, अब वायसराय को मौका मिल गया, ब्रिटिश प्रशासन को मौका मिल गया। वो यही तो चाहता था कि भाई कोई सकारात्मक परिणाम ना निकले। ये सब नाटक था, ये सब दिखावापन था, दिखावटी तरीके से दुनिया को बताना चाह रहा था इंग्लैंड कि भाई हम प्रयास कर रहे हैं, जबकि अंदर उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। तो वायसराय बेबेल ने जिन्ना के इस हठधर्मता का आगे घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया, और उसने साफ साफ कहा कि भाई जिन्ना के सहमति के बिना जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, उसने कह दिया कि हम जिन्ना के सहमति के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक जिन्ना एग्री नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हालांकि एक विकल्प हो सकता था कि कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी और गैर लीग के सदस्यों को मिला करके जो है एक सरकार बनाया जाए, लेकिन चूंकि वायसराय लॉर्ड बेबेल यह चाहता ही नहीं था, मिस्टर चर्चिल यह चाहता ही नहीं था, तो इसलिए उसने 14 जुलाई 1945 को जो है बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी दोस्तों। ठीक है ना, क्या किया? 14 जुलाई 1945 को इसके विफलता की घोषणा कर दी। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? इससे जिन्ना को कहीं ना कहीं यह बात तो भारत के सामने आ गई ना कि जिन्ना मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा नेता है, जिन्ना भारत में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता है। ठीक है, और चूंकि वायसराय ने अपने घुटने टेक दिए जिन्ना के हठधर्मता के आगे, तो इसलिए क्या हुआ? जिन्ना को एक प्रकार से मुस्लिम लीग को एक आवासीय वीटो मिल गया, एक ऐसी शक्ति मिल गई कि भाई अब उसको लगा कि हाँ जब तक हम रोड़ा अड़ाएंगे, टांग अड़ाएंगे, तब तक जो है यह चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। इस बात का उसको भरोसा भी हो गया। और अंग्रेजों ने कहा कि भाई बिना लीग के सहमति की भारत में कोई भी संवैधानिक परिवर्तन जो है वह नहीं हो सकता। ठीक है ना, कोई भी जो है संवैधानिक परिवर्तन नहीं होगा। और 1945-46 ईस्वी के प्रांतीय और केंद्रीय चुनावों में इसका सीधा लाभ भी मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ था दोस्तों। ठीक है, एक जो महत्वपूर्ण बात था इसके विफलता का, वो क्या कि हिंदू मुस्लिम के समानता की बात इसमें की गई थी। ठीक है, जबकि भारतीय राजनीति जो है यह सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलती रही है, शुरू से ही चलती रही है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति को इस बेबेल योजना, इस शिमला सम्मेलन ने जो है दोस्तों वो धर्म के आधार पे और गहराई तक प्रभावित किया। ठीक है ना, अब आम लोग भी इस चीज को सोचने लगे। अब धर्म को जो है केंद्र में ले आया गया और धर्म के आधार पे जो है भारतीय जनमानस जो है, भारतीय राजनीति जो है वह बहुत ही गहराई से प्रभावित हुई, विभाजित हो गई। ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे जो राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे, अबुल कलाम आजाद जैसे लोग जो थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व करते थे, इन लोगों का मनोबल टूट गया। ठीक है ना, दूसरी ओर कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि विंस्टन चर्चिल ने लंदन से बेबेल को, यहाँ पे जो तत्कालीन वायसराय थे, उनको एक गुप्त मैसेज दे दिया था कि देखो किसी भी हाल में ऐसा कोशिश करो कि जिन्ना टांग अड़ाए, और जिन्ना टांग अड़ाए तो तुम सरेंडर कर देना जिन्ना के आगे, ताकि बात आगे बढ़ ही ना पाए। ठीक है, और दुनिया समझे कि हम तो प्रयास कर रहे हैं भारत को आज़ाद करने के लिए, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जबकि
वास्तविकता में जो है ऐसा होने नहीं देना है। ठीक है, अगर सम्मेलन विफल हो जाए तो हो जाने देना। ठीक है, और इंग्लैंड जो है जब तक युद्ध खत्म नहीं होता है, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उससे पहले भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, यह चर्चिल का गुप्त संदेश जो है लॉर्ड बेवेल को उस समय दे दिया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। शिमला सम्मेलन के दौरान चूंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद बड़े नेता थे, ठीक है, और मुस्लिम वर्ग से आते थे, तो अब जिन्ना क्या चाहता था कि कैसे भी करके उनको कमजोर किया जाए। तो अब जिन्ना उनके ऊपर व्यंग करने लगा। ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिखावटी चेहरा के रूप में पेश करने लगा, ताकि वो खुद को मुसलमानों को अपना मसीहा साबित कर सके कि भाई मुस्लिम वर्ग का जो है एकमात्र प्रतिनिधि संस्था मुस्लिम लीग है और एकमात्र नेता मोहम्मद अली जिन्ना है, न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है ना, तो इसी दौरान जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने दिखावटी चेहरा के रूप में व्यंग किया था कांग्रेस के नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद के ऊपर। ठीक है, और इस बात का जो है जिक्र इंडिया विंस फ्रीडम में जो है किया गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी आत्मकथा, मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा क्या नाम है? इंडिया विंस फ्रीडम। इसमें बेवल की इस विफलता को भारत के विभाजन का एक सबसे बड़ा मोड़ बताया था, और हो भी क्यों ना। इसके सारे बिंदुओं पे चर्चा करने के बाद इस बात पे तो, इस निष्कर्ष पे तो हम पहुंचे गए ना कि यह एक पहला प्रस्ताव था, पहला योजना अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, जो पहले के फूट डालो राज करो और बांटो और राज करो की नीति से आगे बढ़ के जो है हिंदू और मुस्लिम को जो है दो मजबूत धड़ों के रूप में अलग अलग विभाजित कर दिया। तो जब है अब हिंदू भी मजबूत है, मुस्लिम भी मजबूत है, तो क्या होगा? अब देश का, अब यहाँ हो गया हिंदू, यहाँ हो गया मुस्लिम और यहाँ हो गया हिंदू। ठीक है, तो अब इसके बीच में एक लकीर खींच दिया। ठीक है, लकीर खींच दिया कि भाई अब तो विभाजन होके ही रहेगा। इस बात की जिक्र इंडिया विंस फ्रीडम, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा भी है, उसमें इन्होंने लिखा है कि बेबिल की जो विफलता थी यह भारत के विभाजन का एक बड़ा मोड़ था, सबसे बड़ा मोड़ था। यह एक निर्णायक बिंदु था जहां से यह भारत में लगने लगा था कि अब भारत का विभाजन होकर ही रहेगा। दोस्तों, तो इस प्रकार आज के इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी, छोटी बिंदु बड़ी बिंदु, एक एक पन्नों को उघेड़ने का हमने प्रयास किया है। बेबिल योजना के संदर्भ में अगर परीक्षा में आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आज के सेशन से बाहर नहीं होंगे दोस्तों, और सवाल तो पूछे ही जाएंगे, और सवाल जब पूछे जाएंगे तो इस सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, फिर सवाल पूछे जाएंगे तो आप उसका गर्दा उड़ा के जरूर आएंगे। परीक्षा हॉल में आपकी मुस्कुराहट की वजह आज का ये सेशन बनेगी, तो इस पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। इसके साथ ही अपने महत्वपूर्ण सलाह और सुझाव जो है अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, ताकि हम और बेहतर करने का प्रयास करें। और निश्चित रूप से हम हर वो काम करने वाले हैं जो आपके परीक्षा में आपको सफलता तक पहुंचाएगी। तो आप क्या करिए, भरोसा करिए और सेशन को देखिए। ठीक है, सेशन को देख करके चीजों को बारीकी से समझिए, इतिहास के पन्नों को एक कड़ी से दूसरे कड़ी को कड़ीबद्ध तरीके से तारतम्यता के साथ जो है जोड़िए। निश्चित रूप से आपकी अवधारणात्मक समझ जो है वह भी मजबूत होगी, जो आपको सफलता तक पहुंचाएगी। दोस्तों, तो फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।